स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, जेआईसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक्स जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आपको ये बताना है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा उपन्यास जो है, वो महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। तो आपको पहले वाले सवाल का क्या देना है, उत्तर देना है। ए कह रहा है ग्लोबल गाँव का देवता, बी गुनाह बेगुनाह, सी कह रहा है मुन्नी मोबाइल और डी डी कह रहा है जिंदा मुहावरे। तो आपको बताना है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा उपन्यास है। तो पहले का विकल्प सही हो जाएगा बी गुनाह बेगुनाह, जबकि ये मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता रमणेंद्र का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है और जिंदा मुहावरे जो है वो नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं? दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने। तो आपको ये बताना है कि राम रावण युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया, सी करे कि संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर निराला ने विशेष बल दिया है। तो दूसरे का विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरे में कह रहा है कि कौन सी कहानी राजीव सेठ के द्वारा लिखित नहीं है। ए समानांतर चलते हुए, बी अपने दायरे, सी गलत होता पंचतंत्र और डी जानवे। तो आपको ये बताना कि कौन सी कहानी जो है वो राजीव सेठ के द्वारा लिखित नहीं है। तो जो राजीव सेठ के द्वारा लिखित कहानी नहीं है वो जानवी कहानी जो है उनके द्वारा लिखित नहीं है। यह कहानी जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है। चले सवाल नंबर देखते हैं चौथा। चौथा में कह रहा है कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सको तो धंसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त का पंक्तियों का आशय क्या है ये आपको बताना है। ए जंगल घना और भयावह है, बी जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, सी यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है और डी यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। तो आपको ये बताना है कि इस कविता का आशय क्या है, इनका पंक्तियों का आशय क्या है। तो इनका आशय ये है कि हाँ जंगल केवल जंगल नहीं है बल्कि जीवन की चुनौतियां भी हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा चौथे का। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवें में। पांचवें में क्या कह रहे हैं? कह रहे जही पंखी के नियर हुई, कहीं बिरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी, तरीवर हुई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है लेकिन यह किस रूप में व्यक्त हुई है? ए कह रहा संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, बी परिणाम निर्देश के रूप में, सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए और डी अभिधात्मक अर्थबोध के लिए। तो आपको बताना है कि इस इन पंक्तियों में अत्युक्ति है लेकिन वह किस रूप में प्रयोग हुई है। तो वह जो है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग हुई है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवें में कह रहा है कि फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजति करी करी, प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आपको ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास या कबीरदास। तो आपको छठवें का उत्तर बताना है कि काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये काव्य पंक्तियां सूरदास के द्वारा लिखित हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां कह रहा है निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। तो आपको ये बताना है कि किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली और तौलिया। इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को जो है वो उठाया गया है। तो सूखी डाली में जो है वो संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। विकल्प सी जो है सातवें का सही होगा और ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखित है।
अधिकार का रक्षक, बहने और तौलिया, ये भी एकांकियां उपेंद्र नाथ अस्क की ही लिखी हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। करक निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? आपको बताना है किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो आपको बताना है कि किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। नाटक बाल भगवान में, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल या सबसे उदास कविता। तो जो जातिवाद की समस्या है वो कोर्ट मार्शल में उठाया गया है इसको। स्वदेश दीपक की का लिखा यह नाटक है। नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ और सबसे उदास कविता, ये तीनों नाटक भी स्वदेश दीपक के द्वारा ही लिखे गए हैं। सवाल नंबर 9, करेक्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्वादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक्स रीजन है? ए करेक्ट कार्ल मार्क्स, बी राल्फ फॉक्स, सी एडर और डी सार्त्र। तो आपको बताना कि किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्वादी तर्क की समीक्षा है? तो ये सार्थ की पुस्तक का नाम है। विकल्प डी जो है वो आपका 9वें का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? ए रेवा तट पर मृगया के लिए, बी रेवा नदी में नौका विहार के लिए, सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए और डी मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो आपको ये बताना है कि देवगिरी को जीतने के बाद दिल्ली आने पर चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो पृथ्वीराज ने रेवात पट पर मृगया के लिए प्रेरित किया था। 10वें का विकल्प ए जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो आपको 11 में बताना है कि निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है जीवन काल के अनुसार। ये कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। और डी कह रहा है कि विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा जीवन के क्रम के अनुसार। जीवन क्रम के अनुसार जो है जीवन काल की दृष्टि से कौन सा सही होगा। तो सवाल नंबर 11 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में और विद्यानिवास मिश्र का 1926 में। तो विकल्प बी जो है 11 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? तो आपको ये बताना है कि अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है। ए शांति मेहरोत्रा, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा और डी मीराकांत। तो आपको ये बताना है कि किस महिला नाटककार की रचना है अंत हाजिर हो। तो अंत हाजिर हो वो मीराकांत की रचना है। विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो आपको ये बताना कि कौन सा नाटक जो है वो स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। ए अंधा कुआं, बी चिंदियों की झालर, सी साच कहूं तो और डी नेपथ्य राग। तो आपको उस नाटक का के बारे में बताना है जिसका संबंध जो है स्त्री समस्या से नहीं है। तो सवाल नंबर 13 का उत्तर आपको बताना है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चिंदियों की झालर। इसका संबंध स्त्री समस्या से नहीं है और यह अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। अगर अंधा कुआं की बात करें तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। और अगर साच कहूं तो प्रभाकर श्रोत्री का है और नेपथ्य राग मीराकांत की रचना है। चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में क्या कह रहे हैं? काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो आपको बताना है कि काव्य गुणों के संबंध में जो सही नहीं है उसको आपको विकल्प को छांटना है। ये कह रहा है कि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। बी कह रहा है कि गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। सी कह रहा है काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। और डी कह रहा है कि माधुर्य प्रसाद ओज और सर्वमान्य काव्य गुण है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो विकल्प सी सही नहीं है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है। काव्य शास्त्र में ही तो काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। तो 14 का विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर।
15 में कह रहे हैं कि रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के आधार पर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ए कह रहा है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। बी कह रहा है अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। सी कह रहा है राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और डी कह रहा है कि अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। तो बताना है कि कौन सा अनुक्रम जो है वो आ, इसका सही होगा सवाल नंबर 15 का। तो जो अनुक्रम सही हो जाएगा इसमें वो आपका सही हो जाएगा 15 का अ, सी सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि राजश्री 1915, अजातशत्रु 22, चंद्रगुप्त 31 और दुर्स्वामिनी का प्रकाशन 33 में हुआ है। तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहा है कि जात ले जात टकेसर जात, एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि अंधेर नगरी में ब्राह्मण जो जात बेचता है उसके इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? ये कह रहा है कि यहाँ नगड़े साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। बी कह रहा है कि यहाँ नगड़े साधारण विशिष्ट हो जाता है। सी कह रहा है यहाँ सामंती मूल्य अछूड़े हो रहते हैं और डी कह रहा है राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तित होती हैं। तो 16 का उत्तर आपको देना है कि ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? तो इसका है कि यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, साधारण शब्द जो है एक भाव में बिक रहे हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। टकेसर भाजी और टकेसर खाजा वाली कहावत सही हो जाएगी। चले, अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहे हैं कि इनमें से कौन-सी रचना के रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है वो रचनाकार के साथ उनकी रचना का संबंध नहीं है या रचनाकार उस रचनाकार के लेखक नहीं है, कोई दूसरा है। एक कंठ बिस्पाय, दुष्यंत कुमार, भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी, पत्थर की बेंच चंद्रकांता देवताले और मिट्टी का चेहरा उदय प्रकाश। तो आपको बताना कि कौन सा जो है रचनाकार उस रचना के साथ सम्मिलित नहीं है। तो एक कंठ बिस्पाई जो है आपका वो दुष्यंत कुमार का तो है ही है। भय भी शक्ति देता है लल्लर जगुड़ी का ही है। पत्थर की बेंच देव चंद्रकांता देवताले का, मिट्टी का चेहरा उदय प्रकाश का नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। और आप कमेंट में जरूर बताएंगा कि मिट्टी का चेहरा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लघु कात्य कथा की विशेषता है? आपको बताना है कि कौन-सा कथन जो है वो लघु कथा की विशेषता है। ए, कहानी को लघु रूप में लिखना ही लघु कथा है। बी, लघु आकार के कारण लघु कथा उद्देश्यहीन होती है। सी कह रहा है बालकों द्वारा लिखी गई कहानी लघु कथा होती है। और डी कह रहा है कि लघु कथा का ताना-बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। तो आपको ये बताना है कि लघु कथा की कौन-सी विशेषता इसमें से जो है वो है, इन चारों में से। तो जो विशेषता है वो विकल्प डी है। लघु कथा का ताना-बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में क्या होती है? छोटी होती है। तो विकल्प डी जो है वो 18 का उत्तर सही हो जाएगा। चलें, अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि खंड काव्य की परिभाषा क्या होती है? तो 19 में आपको ये बताना है कि खंड काव्य की परिभाषा क्या होती है? ए कह रहा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। बी कह रहा है कि किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। और सी कह रहा है कि किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। और डी कह रहा है कि पूर्ण नाट की रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो आपको बताना है कि खंड काव्य की परिभाषा क्या हो सकती है इसमें से। सवाल नंबर 19 का, तो खंड काव्य की परिभाषा विकल्प ए जो है वो हो सकती है, सही है इसकी, कि किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की जो है मार्मिक प्रस्तुति जो है वो खंड काव्य के माध्यम से की जाती है। आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? आपको ये बताना है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी जो है वो किससे संबंधित है। ए जैनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल और डी उषा प्रेमदा। तो 20वें का उत्तर आपको देना है कि ये कथा से जो है वो किससे संबंधित जीवनी लिखी गई है। तो ये जो है अमृतलाल नागर से संबंधित है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो आपको बताना है कि किस विधा का नाम सही नहीं है उस रचना के साथ। ऋण जल धनजल रिपोर्ताज, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी और जूठन संस्मरण। तो आपको ये बताना है कि आ, कौन सी रचना उस विधा के साथ जो है वो मिसमैच है, मेल नहीं कर रही है।
तो ऋणधल जर्नल जो है रिपोर्ताज सही है। क्या भूलूं के याद करूं, ये भी सही है। आवारा मसीहा, ये भी सही है। लेकिन जूठन जो है सही नहीं है, संस्मरण नहीं है, बल्कि जूठन जो है वो आत्मकथा है। तो विकल्प डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 22 में आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। विकल्प ए जो है वो 22 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की पंक्तियां किस कवि की है? तो आपको 23 में ये बताना है कि काव्य पंक्तियां जो है वो किस कवि की हैं। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या नरेंद्र शर्मा। तो आपको ये बताना है कि काव्य पंक्तियां किस कवि की लिखी हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हैं। विकल्प सी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। चले, अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में क्या कह रहे हैं? 24 में कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि कौन है? तो भ्रमर गीत से संबंधित जो ये पंक्ति लिखी है, इसके कवि कौन है, ये आपको बताना है। ए नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न और डी जगन्नाथ दास। तो 24 का उत्तर आपको बताना है कि काव्य पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी है, जो भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित है। तो ये जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखित है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 25 की। कह रहे कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत जो है वो किसका है? तो 25 में आपको ये बताना है कि ये मत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह या अगेन। तो सवाल नंबर 25 का उत्तर आपको देना है। तो ये मत जो है वो अज्ञे के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।